हेलो दोस्तों, तो आप भी अगर बीपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये क्लास आपके लिए है। अगर आप साइंस के वेटेज को समझते हो तो ये क्लास एब्सोल्युटली आपके लिए है, क्योंकि ये क्लास पीवाईक्यू की है और साइंस के वेटेज बीपीएससी में अच्छी होती है, तो इस क्लास को वही समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा न्यू क्लास। तो वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस, जिसमें पहले ही 10 क्वेश्चन तक भौतिकी की हो चुकी है और हम शुरू करने वाले हैं 11 क्वेश्चन से। ये पीवाईक्यू की क्लासेस है विद एक्सप्लेनेशन। तो जो भी पहले चैनल पे आए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपकी भी पीवाईक्यू से टेस्ट सीरीज़ एंड एग्जाम तक के जो तैयारी है वो बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लो, रिपीट होने के चांसेस हैं, आगे आपको मिल सकते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड विकिरण। ठीक है, ऑप्शंस लगाते जाएंगे और एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लो, एक बार अपना रीड जरूर कर लेना। देखो, अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। देखो, गर्माहट प्रदान करने वाली विकिरण त्वचा में गहराई तक जाकर ऊतकों को गर्म करती है और रक्त संचार बढ़ाती है, मांसपेशियों को ढीला करती है और दर्द तथा सूजन को कम करती है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है। तो ये सबको पता होगा, चुंबकीय बल जानते ही होंगे, बचपन से सब खेलते आ रहे हैं। चुंबक जो हम जब दो चुंबक को जब सेम पोल पे लाते हैं तो जो वो रिपल्स करता है, डिफरेंट पोल पे अट्रैक्ट करता है, तो वो बिना टच हुए भी फोर्स लगाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन देखो, चुंबकीय बल है ना, तो चुंबकीय बल गैर संपर्क बल है। ठीक है, देखो गैर संपर्क बल क्या होता है उसे देख लो कि पिंड एक दूसरे के संपर्क में आए बिना एक दूसरे के दूरी के कारण प्रभावित होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी एक गैर संपर्क बल है। देखो, पृथ्वी और सभी वस्तुओं के बीच जो लगता है। चुंबकीय बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल और देखो जो परमाणु के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर लगाने वाला बल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। तार का प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस। मैंने कल भी बताया था, जिसने नहीं देखा वो पिछली क्लास जरूर देख लो। साइंस का प्रीलिम्स में मतलब बीपीएससी में बहुत अच्छा वेटेज है। ठीक है, तो इसको एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू को गैप मत करना, पूरी लाइन से देखो और हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हमने ज़्यादा अच्छे से समझ सके। और डेली हमारा फिजिक्स, जैसे आप रूटीन वाइज पढ़ते होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस में फिजिक्स पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिए, और इसमें सारे क्लासेस आ चुके हैं पीवाईक्यू के। आप अगर नए हो तो जाके ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू के क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, सारे पीवाईक्यू मेरे सारे अपलोडेड हैं इस चैनल पे, तो जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस बराबर V अपॉन I होता है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। तो क्या है मान, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1.4 kW पर मीटर, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। मैं बता दूं कि बिहार स्पेशल ये सब में चेंजेस होते रहते हैं, पर साइंस में बहुत ही रेयर ही हो कि आपको चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि ये एक बार अपने बुक में पढ़ लिया देन वही एक्यूरेट आपको आगे भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, या एक्सप्लेनेशन देख लो। यह ऊर्जा का वह मान है जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर प्राप्त होता है, यानी इसमें वातावरण से होने वाला अवशोषण या प्रवर्तन शामिल नहीं होता। ठीक है, यह मान सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पर मापा जाता है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला का समतुल्य है। तो टेस्ला पे को पता होगा, आई थिंक मैंने कल भी बताया था ना। देखो, मैं ऐसे नहीं कहती कि पीवाईक्यू से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चुंबकीय बल का मापन इकाई टेस्ला। और देखो फिर से क्वेश्चन टेस्ला यहाँ पे भी पूछ चुका था कि ये इसका टेस्ला का क्या होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है कि मैं जो पीवाईक्यू पढ़ा रही हूँ आपको वहाँ पे डायरेक्ट देखने को भी मिल सकता है, तो इसमें स्किप बिल्कुल मत करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ये होती है वक्रता के केंद्र पर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर पढ़ लो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स का एक ऐसा उपकरण है जो कि, देखो फोटो इलेक्ट्रोनिक सेल आप लोग पढ़े होंगे या फिर आप लोग नेचुरली आप लोग अपने आसपास देखोगे सोलर पैनल, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल ही होता है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसे हिंदी में देख लो, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जिसे भी समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, लाइक कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको कितना फ़ायदेमंद हुआ, कितने इंपॉर्टेंट्स लगे, एंड सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है ताकि मैं और भी अच्छे क्लासेस और भी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो समझ चुके होंगे। तो इसे देखो, इसमें कैथोड पराबैंगनी किरणों द्वारा विकिरणित होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिससे विद्युत धारा बनती है। इसके मेन पॉइंट यहीं पे हैं, तो इसे याद रखो। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? कुचालक का मतलब होता है कि जो एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कुचालक मतलब होता है जो कंडक्टर नहीं होता है। कंडक्टर का अपोजिट क्या होता है? अब देखो, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, यानी विद्युत धारा पास हो। हिंदी वाले समझते जाओ। और कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि देखो, नींबू के रस में, संतरे के रस में और नमकीन पानी में, ये तीनों में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। आप ये अच्छे से जान लो कि जो भी साइट्रस फ्रूट होते हैं या जिसमें भी थोड़ी बहुत भी एसिड की मात्रा होती है, उसमें हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन होते हैं, और जहाँ पे भी आयन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर पास होगा। तो इसीलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो सभी को पता होगा कि चंद्रमा पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि वहाँ पे आपको मीडियम नहीं मिलता है। तो इसी भी उसका जो वेलोसिटी होगा, जो वेग होगा, वो सेम होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, मतलब अगर हम 5 मिनट पहले तीनों को गिराए हैं तो सब बराबर वेग से, बराबर वेलोसिटी से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी गारंटी नहीं है कि नीचे की तरफ, हम जिस तरफ प्रेशर करेंगे उसी तरफ वो बढ़ते जाएंगे। देखो, और ये मैंने साफ में कह दिया कि देखो, इसका मुख्य कारण क्या है कि चंद्रमा पे वायु की अनुपस्थिति है, मतलब चंद्रमा पे वायु नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो ऐसी करंट को ऑप्शन नंबर बी डायनोमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। अब डायनोमो देख लो इसके बारे में। डायनोमो डीसी करंट, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों के रूप में कार्य करता है। याद रखना, डायनोमो दोनों रूप में काम करता है, एसी और डीसी दोनों के रूप में। जबकि ट्रांसफार्मर जो होता है एक विद्युत उपकरण है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो एक दिए गए इनपुट वोल्टेज को लेता है और अलग आउटपुट वोल्टेज बदल देता है, ठीक है। तो याद रखो, जो डायनोमो है वो एसी डीसी करंट दोनों के रूप में काम करता है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है वो विद्युत उपकरण है, मतलब एक मशीन है जो कि इनपुट दिए गए इनपुट जो वोल्टेज में जाता है उसको अलग अलग आउटपुट में वो बदल देता है, ठीक है। अब देखो चौंक इसके बारे में देखो, जो कि पृथ्वी मतलब इंसुलेटेड तावा में, तो ये एक उदाहरण है, तो इसे हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ना। धारा घनत्व होता है, यानी धारा घनत्व को आप लोग याद रखो, करंट इंग्लिश वाले भी देख लो, करंट डेंसिटी होता है। तो करंट डेंसिटी होता है तो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, यानी कि हमें राशि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कौन सी? सदिश और अदिश इसे हिंदी में कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। तो याद होगा कि जो स्केलर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश और स्केलर क्वांटिटी अदिश होता है। तो किसी भी चालक के माध्यम भीतर किसी पृष्ठ के लगभग क्षेत्रफल द्वारा प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, करंट डेंसिटी कहा जाता है। इसे भी याद रखेंगे। यह एक सदिश राशि है, इसमें जे प्रदर्शित करता है, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। इसको जरूर याद करो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सतह पर
सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या वाले में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वह कम चमक वाला होगा, घोड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, उसे आप देख लो। यहाँ पे देखो, इस प्रकार के सफ़ेद घोड़े पूरी प्रतिबिंबित बिंब बनती है, लेकिन इसमें तीव्रता कम हो जाती है। जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, याद रखना, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्तल लेंस द्वारा जब सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब आपतित होती है तो घोड़े का प्रतिबिंब कम चमक वाला होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ध्वनि का देखो, इस क्लास में मैं सोच रही हूँ कि कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊँ। पिछले क्लास में मैंने 10 ही क्वेश्चन करा था, इस क्लास में 20 क्वेश्चन, क्योंकि देखो फिजिक्स से 147 अबाउट 150 क्वेश्चन जो है, मतलब 150 क्वेश्चन भी सब में पूछ चुका है। तो हमें इसका इंपॉर्टेंस को बहुत ज़रूरी है कि इसे समझें और डिटेल में पढ़ के और अपने एग्ज़ाम्स में बेहतरीन करें। तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य। इसे हिंदी में याद रखना, वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखेंगे। 24 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखो आप लोग ज़्यादा हिंदी पढ़ के ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हिंदी में अच्छे से समझ में आएगा। और मैं कुछ इंग्लिश भी बताते जाऊँगी ताकि आपको कुछ भी मतलब डिफरेंस ना लगे और आप अच्छे से ध्यान में समझ लें, क्योंकि समझा हुआ चीज़ इंसान भले ही थोड़ी देर के लिए उसे मतलब ध्यान में ना आए, पर एक बार पढ़ने के बाद उसके सामने सारा कुछ समझ में आने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, एक फोटोवोल्टेइक सेल एक ऐसा उपकरण है जिसे मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है, याद रखना। ठीक है, ये सेल सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अभी हम लोगों ने इसे फोटोवोल्टेइक सेल या ये क्या हम लोगों ने पता, फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल, दोनों से क्वेश्चन आया है। अब बताओ, ये 3 साल में हर साल इससे क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसे डबल स्टार मार्क नहीं करेंगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिज घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो देखो ये किया जाता है रोलिंग घर्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिज ऊर्जा को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग में 2 गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती है, जिसे धातु के छल्ले आसानी से घूर्णन कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, फुटबॉल के खेल में एक गोल कीपर फुटबॉल के गोल को पकड़ने के लिए बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर के किस प्रकार का सक्षम बनाता है? तो ये बताता है कि फुटबॉल की जो वेग आ रहा है, जो उधर से जितना बॉल की स्पीड है उसको थोड़ा सा कम कर सके। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि संवेग परिवर्तन दर को कम करने के लिए वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता हो। जो बॉल या ये सब क्रिकेट या फुटबॉल खेले होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? मतलब याद नहीं होगा तो रेडियोधर्मी तत्व मतलब रेडियो एक्टिव मेटल। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, याद रखो। देखो रेडियो एक्टिव मेटल होता है और उत्सर्जित का मतलब होता है एक्सक्रीट करता है धनात्मक रूप से, यानी पॉजिटिवली। आयन आवेशित कण का मतलब आयन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव आयन। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा किरण यानी अल्फा रेज, याद रखेंगे। ठीक है, देखो अल्फा किरण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ से पूछ लिया तो कि अल्फा किरण में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो याद रखना। ठीक है, और इसे पहली बार अर्नस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा ही लो। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 28। क्या कह रहा है 28,
केंद्रमुखी जो बल, केंद्र भिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिमान रखना, मतलब कोई वस्तु उसको गोल 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 घुमाने में। ठीक है, तो क्या है, अभी केंद्रीय बल किसी वस्तु पर वक्रता के अक्ष या वक्रता के केंद्र की ओर निर्देशित वक्रीय गति में कार्य करने वाला बल है। इस बल के कारण वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना संभव हो पाता है। अगर किसी चीज़ को आप एक छोर पे, मतलब एक रस्सी ले लो, यहाँ पे कुछ भी बांध दो, मान लो एक छोटा सा कुछ भी जो थोड़ा भारी हो, पत्थर बांध दिया, एंड देन राउंड करो, तो वो एक केंद्र पे वो आपके चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जब गतिज ऊर्जा में घर्षण होता है, घर्षण बल शामिल हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण, जब दो लकड़ी को गति के साथ आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसको आप अपने ऐसे भी देख सकते हो कि जब अपने हाथों को ऐसे रगड़ोगे तो घर्षण हो रहा है, यानी फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन से आपको थोड़ा हाथ गर्म महसूस होगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 30 है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, सबको पता होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो चल रही, अचानक दाईं ओर मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाएं ओर झुकेंगे, ऑप्शन नंबर सी। बाएं ओर झुक जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, ये सबको पता होगा जो बस में यात्रा किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराया। जिसने भी यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू। मेरी क्लासेस देखो और समझने की कोशिश करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और मैं बता दूं कि कल फिर से क्लास आएगी, तो गेट रेडी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ, और फिजिक्स और भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर देंगे। और थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो।